हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उनकी नीड ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर और गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है डेसिबल। तो डेसिबल आज का हमारा टॉपिक है। तो जो हमारा प्रवर्धक रहता है, एम्पलीफायर रहता है, इसकी पावर गेन और वोल्टेज गेन का मान हम डीबी में या डेसिबल में शो करते हैं। इसे हम डीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रवर्धक की जो पावर गेन को हम डेसिमल में व्यक्त करते हैं। तो किसी प्रवर्धक का जो शक्ति लाभ रहता है उसको हम निम्न सूत्र के द्वारा AP = PO अपॉन PI से शो करते हैं। तो ये हमारा रहता है AP = P आउटपुट अपॉन P इनपुट। तो जो P आउटपुट है ये हमारा क्या है, आउटपुट पावर है, और PI क्या है, हमारा इनपुट पावर। तो इस तरीके से जो कभी कभी जो शक्ति लाभ रहता है इसको हम बेल में भी शो करते हैं। बेल क्या है, BEL, ये शक्ति लाभ के लघुगणक अर्थात लॉगरिथम को कहते हैं। तो अगर बेल के शक्ति लाभ की बात करें तो बेल का शक्ति लाभ AP = बेल AP = log 10P आउटपुट अपॉन PI बेल्स होता है। तो इस इकाई का नाम अलेक्जेंडर ग्राम बेल के नाम पर पड़ा है। और बेल के 10 गुने को हम क्या कहते हैं, डेसिबल कहते हैं। अर्थात जो हमारे बेल का 10 गुना रहता है उसे हम क्या कहते हैं, डेसिबल कहते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे हम, 10 log P आउटपुट अपॉन P इनपुट dB। तो ये हमारा इसका डेसिबल कहलाता है। तो जब पावर गेन को हम डेसिबल में व्यक्त करते हैं तो क्या होता है, उसके आगे हम dB लिख देते हैं। या अर्थात यदि जैसे कि अगर उदाहरण के लिए कहें कि किसी प्रवर्धक की इनपुट पावर 0.5 वाट है और आउटपुट पावर 50 वाट है, तो जो उसका पावर लाभ होगा वो क्या होगा, AP = आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर 50 वाट अपॉन 0.5 वाट = क्या हो जाएगा, 100। तो जो हमारा ये 100 रहा, तो यदि इस पावर को लाभ को अगर हम dB में व्यक्त करें तो dB में जो पावर लाभ होगा वो हमारा क्या होगा, 10 log 10 PO अपॉन PI, अर्थात 10 log 10 100, तो 10 × 2 = 20 dB हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पावर लाभ कहलाएगा। तो इस तरीके से यदि हमारा एम्पलीफायर है तो उसका पावर लाभ अगर दुगना हो जाए तो इसमें 3 dB की वृद्धि होती है, अर्थात पावर गेन इंक्रीज बाई 3 dB फॉर ईच फैक्टर ऑफ 2। तो अर्थात यदि हम पावर गेन AP = 2 हो जाए तो हमारा जो dB में पावर गेन है वो क्या हो जाएगा, 3 dB हो जाएगा। इसी तरीके से यदि AP 4 हो जाएगा तो हमारा जो पावर गेन है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि हमारा AP 8 हो जाएगा तो हमारा पावर गेन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हर मतलब कि दुगना करने पे क्या है, हमारा पावर गेन 3 dB बढ़ जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव डेसिबल की। नेगेटिव डेसिबल, यदि पावर गेन हमारा 1 से कम हो तो जो हमारा पावर लॉस रहता है, एटोनेशन होता है, अर्थात पावर लॉस होता है और dB पावर गेन नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से यदि हम माने कि अगर हमारा इनपुट पावर 3 वाट हो और आउटपुट पावर 1.5 वाट हो तो जो हमारा पावर गेन है AP वो क्या हो जाएगा, AP = 1.5 अपॉन 3 वाट = 0.5
dB में हो जाएगा पावर गेन। तो यदि AP हमारा 0.25 है तो पावर गेन हमारा क्या हो जाएगा, -6 dB। और यदि AP हमारा AP कितना है, 0.125 है तो हमारा dB क्या है, हो जाएगा -9 dB। क्योंकि अगर वैल्यूज़ को देखेंगे तो 10 log 0.125 तो ये हमारा -9 dB हो जाएगा। तो इस तरीके से स्पष्ट है कि जो पावर गेन रहता है वो आधा होने पर क्या है, डेसिबल पावर गेन 3 dB कम हो जाता है। अर्थात आधा होने पे क्या है, डेसिबल पावर जो है वो 3 dB डाउन हो जाता है। अब हम बात करते हैं, यदि हमारा पावर गेन 100 है तो dB में पावर गेन कितना होगा। तो यदि हमारा पावर गेन 100 है तो हम फार्मूले से 10 log 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 dB। यदि पावर गेन 1000 है, यदि 1000 है तो क्या हो जाएगा, 10 log 1000 30 dB। तो इस तरीके से हमारा पावर गेन बढ़ने से हमारा dB भी बढ़ता है। तो पावर गेन को 10 को ना करने पर क्या है, जो डेसिबल पावर गेन है वो उसमें भी 10 dB की वृद्धि होती है। तो इसी प्रकार यदि पावर गेन 0.1 होगा तो dB का पावर गेन -10 dB होगा। पावर गेन 0.01 होगा तो dB पावर गेन भी -20 dB हो जाएगा। पावर गेन 0.001 होने पर क्या है, dB पावर गेन -30 dB हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे पावर गेन्स रहते हैं। अब हम बात करते हैं कपलिंग की, कि जो हम कपलिंग डिवाइसेस यूज करते थे तो इसमें मीनिंग ऑफ कपलिंग क्या है। तो जो हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर रहता है, इसको प्राप्त करने के लिए प्रवर्धक के एक स्टेज को अगले स्टेज में जोड़ा जाता है और एक स्टेज को अगले स्टेज में जोड़ने के लिए हमें कपलिंग डिवाइस का यूज करना पड़ता है। तो एक स्टेज से किसी युक्ति को के माध्यम से दूसरे स्टेज में जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो हमारी क्या कहलाती है, कपलिंग कहलाती है या युग्मन कहलाती है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि पहले स्टेज की AC आउटपुट को हम अगले स्टेज की इनपुट में ट्रांसफ़र करने के लिए, और दूसरा दोनों स्टेज की जो DC बाइसिंग है इनको अलग रखने के लिए। अर्थात यदि दो प्रवर्धकों के बिना युग्मन युक्तियों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, एक दूसरे की DC बाइसिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अर्थात जो DC रहेगी एक दूसरे की वो बाइसिंग को डिस्टर्ब करेगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग की। तो हमने देखा कि जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर प्राप्त करने के लिए हमें युग्मन युक्तियों द्वारा क्या है, अर्थात जो कपलिंग डिवाइसेस हैं इनके द्वारा एक स्टेज को दूसरे स्टेज से जोड़ना पड़ता है। तो इन कपलिंग डिवाइसेस में की यह विशेषता होनी आवश्यक है कि यह एक AC सिग्नल को एक स्टेज से दूसरे स्टेज को पास होने दे, किंतु DC को ब्लॉक कर दे, अर्थात DC को रोक दे, अर्थात दोनों स्टेज की DC बाइसिंग अलग रहे। तो जो हमारा संधारित्र है वह एक ऐसी युक्ति होता है जो क्या करता है, हमारा AC को तो पास करता है लेकिन DC को पास नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो संधारित्र का प्रतिघात रहता है XC, वो क्या होता है, XC इक्वल टू 1/2πfc। तो चूँकि जो DC की आवृत्ति है वो क्या होती है, 0 होती है। तो DC पर संधारित्र का प्रतिघात अर्थात रिएक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। और DC के लिए जो संधारित्र है वो क्या, ओपन सर्किट की भांति काम करता है। अर्थात जो हमारा DC है वो हमारे संधारित्र से पास नहीं होता, हमारा संधारित्र DC को पास नहीं होने देता। तो उच्च आवृत्तियों पर जो संधारित्र का प्रतिघात रहता है वो कम होता है और संधारित्र उन्हें पास कर देता है।
तो इस तरीके से जो ट्रांसफार्मर होता है यह वह युक्ति रहती है जो क्या रहती है, जो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, अर्थात जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल पर काम करती है। यह केवल क्या करती है, एसी पर कार्य करती है, डीसी पर कार्य नहीं करती है। तो इस तरीके से जो मल्टी स्टेज प्रवर्धक रहता है, इसमें जो कपलिंग हेतु अर्थात युग्मन हेतु मुख्य तौर पर ये दो युक्तियाँ, अर्थात कौन कौन सी दो युक्तियाँ, एक तो कैपेसिटर और एक ट्रांसफार्मर यूज की जाती है। तो मल्टी स्टेज प्रवर्धकों में जो हमारा मल्टी स्टेज प्रवर्धक रहते हैं उसमें युग्मन की अगर प्रोसेस की बात करें या युग्मन के टाइप्स की बात करें तो ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप है हमारा आरसी कपलिंग या आरसी युग्मन, दूसरा टाइप है हमारा ट्रांसफर कपलिंग या ट्रांसफार्मर युग्मन, तीसरा है हमारा डायरेक्ट कपलिंग या प्रत्यक्ष युग्मन। तो इस तरीके से ये हमारे 3 टाइप के मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स रहते हैं जिनका यूज हम करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, अर्थात मल्टी स्टेज प्रवर्धकों की आवृत्ति अनुक्रिया वक्र। तो किसी प्रवर्धक का कार्य जो रहता है वो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करने का रहता है, अर्थात कोई भी हमारा इनपुट सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ कम है तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का होता है। लेकिन जो प्रवर्धक रहता है इसको प्राप्त जो निवेश संकेत है वो किसी इस विशेष आवृत्ति का नहीं होता, अर्थात इनपुट सिग्नल में जो आवृत्तियों की रेंज रहती है वो उसे हम क्या कहते हैं, उस पूरे परास को में से किसी भी आवृत्ति उस इनपुट सिग्नल में हो सकती है। तो जो एक रेंज रहती है उसमें से कोई भी आवृत्ति इसकी हो सकती है, अर्थात कोई भी आवृत्ति हो सकती है जो हमारे लिए उस सिग्नल की मिल रही है। तो जो हमारा, इसलिए हम क्या करते हैं, किसी प्रवर्धक के लिए जो आवश्यक है वह प्रत्येक आवृत्ति को समान रूप से प्रवर्धित करते हैं, अर्थात प्रवर्धक का विभिन्न आवृत्तियों पर लाभ ज्ञात करने के लिए हम आवृत्ति अनुक्रिया वक्र अर्थात कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो जो निवेश संकेत रहता है, इस निवेश संकेत की आवृत्ति और वोल्टता लाभ के बीच में खींचा गया ग्राफ हमारा आवृत्ति अनुक्रिया वक्र कहलाता है। चूँकि जो आवृत्ति रहती है, आवृत्ति की बहुत बड़ी सीमा के लिए ग्राफ खींचा जाता है, तो इसके लिए हम सेमी लॉग ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। और ग्राफ पेपर में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अर्थात एक्स एक्सिस पर हम जो रखते हैं वो हमारा क्या रखते हैं, आवृत्ति रखते हैं, और वाई एक्सिस पर हम वोल्टेज लाभ रखते हैं, वोल्टेज लाभ को लेकर ग्राफ खींचते हैं। तो इस तरीके से जो किसी प्रवर्धक के हम आवृत्ति अनुक्रिया वक्र से यह स्पष्ट कर सकते हैं कि विभिन्न आवृत्तियों पर क्या है, प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ कितना है और आवृत्ति की किस रेंज के लिए इस प्रवर्धक को प्रयोग करना उचित है, अर्थात आवृत्ति की किस रेंज के लिए हम इस प्रवर्धक को प्रयोग करने पर क्या है, हम संतोषजनक अर्थात जो हम इच्छित वोल्टेज लाभ चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा मल्टी स्टेज प्रवर्धक रहता है, तो मल्टी स्टेज प्रवर्धक में विभिन्न कपलिंग डिवाइसेस लगाने के कारण क्या है, विभिन्न प्रकार के मल्टी स्टेज प्रवर्धकों के जो आवृत्ति अनुक्रिया वक्र रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, भिन्न होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी प्रत्येक कपलिंग स्कीम रहती है, प्रत्येक कपलिंग स्कीम के आवृत्ति अनुक्रिया वक्र का अध्ययन करना हमें महत्वपूर्ण होता है। तो आगे हम विभिन्न कपलिंग स्कीम्स के परिपथ को और उनके घटकों के महत्व को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और उनके आवृत्ति अनुक्रिया वक्र के बारे में बात करेंगे। तो अब तक आज के टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ कपलिंग और डेसिबल्स के बारे में पढ़ा था। अगले लेक्चर में हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे रेजिस्टेंस कपलिंग, कैपेसिटेंस कपलिंग या आरसी कपलिंग, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप का कपलिंग टाइप रहेगा।
तो एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं और रिवीजन करके समझने की कोशिश करते हैं। और वोल्टेज गेन का मान हम डीबी में या डेसिबल में शो करते हैं। इसे हम डीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रवर्धक की जो पावर गेन को हम डेसिमल में व्यक्त करते हैं। तो किसी प्रवर्धक का जो शक्ति लाभ रहता है उसको हम निम्न सूत्र के द्वारा AP = PO/PI से शो करते हैं। तो ये हमारा रहता है AP = P आउटपुट/P इनपुट। तो जो P आउटपुट है ये हमारा क्या है, आउटपुट पावर है, और PI क्या है, हमारा इनपुट पावर। तो इस तरीके से जो कभी कभी जो शक्ति लाभ रहता है इसको हम बेल में भी शो करते हैं। बेल क्या है, BEL, ये शक्ति लाभ के लघुगणक अर्थात लॉगरिथम को कहते हैं। तो अगर बेल के शक्ति लाभ की बात करें तो बेल का शक्ति लाभ AP = बेल AP = log 10P आउटपुट/PI बेल्स होता है। तो इस इकाई का नाम अलेक्जेंडर ग्राम बेल के नाम पर पड़ा है। और बेल के 10 गुने को हम क्या कहते हैं, डेसिबल कहते हैं। अर्थात जो हमारे बेल का 10 गुना रहता है उसे हम क्या कहते हैं, डेसिबल कहते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे हम, 10 log P आउटपुट/P इनपुट dB। तो ये हमारा इसका डेसिबल कहलाता है। तो जब पावर गेन को हम डेसिबल में व्यक्त करते हैं तो क्या होता है, उसके आगे हम dB लिख देते हैं। या अर्थात यदि जैसे कि अगर उदाहरण के लिए कहें कि किसी प्रवर्धक की इनपुट पावर 0.5 वाट है और आउटपुट पावर 50 वाट है, तो जो उसका पावर लाभ होगा वो क्या होगा, AP = आउटपुट पावर/ इनपुट पावर 50 वाट अपॉन 0.5 वाट = क्या हो जाएगा, 100। तो जो हमारा ये 100 रहा, तो यदि इस पावर को लाभ को अगर हम dB में व्यक्त करें तो dB में जो पावर लाभ होगा वो हमारा क्या होगा, 10 log 10 PO/PI, अर्थात 10 log 10 100, तो 10 × 2 = 20 dB हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पावर लाभ कहलाएगा। तो इस तरीके से यदि हमारा एम्पलीफायर है तो उसका पावर लाभ अगर दुगना हो जाए तो इसमें 3 dB की वृद्धि होती है, अर्थात पावर गेन इंक्रीज बाई 3 dB फॉर ईच फैक्टर ऑफ 2। तो अर्थात यदि हम पावर गेन AP = 2 हो जाए तो हमारा जो dB में पावर गेन है वो क्या हो जाएगा, 3 dB हो जाएगा। इसी तरीके से यदि AP 4 हो जाएगा तो हमारा जो पावर गेन है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि हमारा AP 8 हो जाएगा तो हमारा पावर गेन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हर मतलब कि दुगना करने पर क्या है, हमारा पावर गेन 3 dB बढ़ जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव डेसिबल की। नेगेटिव डेसिबल, यदि पावर गेन हमारा 1 से कम हो तो जो हमारा पावर लॉस रहता है, एटोनेशन होता है, अर्थात पावर लॉस होता है और dB पावर गेन नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से यदि हम माने कि अगर हमारा इनपुट पावर 3 वाट हो और आउटपुट पावर 1.5 वाट हो तो जो हमारा पावर गेन है AP वो क्या हो जाएगा, AP = 1.5/3 वाट = 0.5 dB में हो जाएगा पावर गेन। तो यदि AP हमारा 0.25 है तो पावर गेन हमारा क्या हो जाएगा, -6 dB। और यदि AP हमारा AP कितना है,
125 है तो हमारा dB क्या है, हो जाएगा -9 dB, क्योंकि अगर वैल्यूज़ को देखेंगे तो 10 log 0.125 तो ये हमारा -9 dB हो जाएगा। तो इस तरीके से स्पष्ट है कि जो पावर गेन रहता है वो आधा होने पर क्या है, डेसिबल पावर गेन 3 dB कम हो जाता है। अर्थात आधा होने पे क्या है, डेसिबल पावर जो है वो 3 dB डाउन हो जाता है। अब हम बात करते हैं, यदि हमारा पावर गेन 100 है तो dB में पावर गेन कितना होगा। तो यदि हमारा पावर गेन 100 है तो हम फार्मूले से 10 log 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 dB। यदि पावर गेन 1000 है, यदि 1000 है तो क्या हो जाएगा, 10 log 1000 30 dB। तो इस तरीके से हमारा पावर गेन बढ़ने से हमारा dB भी बढ़ता है। तो पावर गेन को 10 गुना करने पर क्या है, जो डेसिबल पावर गेन है वो उसमें भी 10 dB की वृद्धि होती है। तो इसी प्रकार यदि पावर गेन 0.1 होगा तो dB का पावर गेन -10 dB होगा। पावर गेन 0.01 होगा तो dB पावर गेन भी -20 dB हो जाएगा। पावर गेन 0.001 होने पर क्या है, dB पावर गेन -30 dB हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे पावर गेन्स रहते हैं। अब हम बात करते हैं कपलिंग की, कि जो हम कपलिंग डिवाइसेस यूज करते थे तो इसमें मीनिंग ऑफ कपलिंग क्या है। तो जो हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर रहता है, इसको प्राप्त करने के लिए प्रवर्धक के एक स्टेज को अगले स्टेज में जोड़ा जाता है, और एक स्टेज को अगले स्टेज में जोड़ने के लिए हमें कपलिंग डिवाइस का यूज करना पड़ता है। तो एक स्टेज से किसी युक्ति को के माध्यम से दूसरे स्टेज में जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो हमारी क्या कहलाती है, कपलिंग कहलाती है या युग्मन कहलाती है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि पहले स्टेज की AC आउटपुट को हम अगले स्टेज की इनपुट में ट्रांसफ़र करने के लिए, और दूसरा दोनों स्टेज की जो DC बाइसिंग है इनको अलग रखने के लिए। अर्थात यदि दो प्रवर्धकों के बिना युग्मन युक्तियों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, एक दूसरे की DC बाइसिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अर्थात जो DC रहेगी एक दूसरे की वो बाइसिंग को डिस्टर्ब करेगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग की। तो हमने देखा कि जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर प्राप्त करने के लिए हमें युग्मन युक्तियों द्वारा क्या है, अर्थात जो कपलिंग डिवाइसेस हैं इनके द्वारा एक स्टेज को दूसरे स्टेज से जोड़ना पड़ता है। तो इन कपलिंग डिवाइसेस में की यह विशेषता होनी आवश्यक है कि यह एक AC सिग्नल को एक स्टेज से दूसरे स्टेज को पास होने दे, किंतु DC को ब्लॉक कर दे, अर्थात DC को रोक दे, अर्थात दोनों स्टेज की DC बाइसिंग अलग रहे। तो जो हमारा संधारित्र है वह एक ऐसी युक्ति होता है जो क्या करता है, हमारा AC को तो पास करता है लेकिन DC को पास नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो संधारित्र का प्रतिघात रहता है XC, वो क्या होता है, XC इक्वल टू 1/2πfc। तो चूँकि जो DC की आवृत्ति है वो क्या होती है, 0 होती है। तो DC पर संधारित्र का प्रतिघात अर्थात रिएक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। और DC के लिए जो संधारित्र है वो क्या, ओपन सर्किट की भांति काम करता है। अर्थात जो हमारा DC है वो हमारे संधारित्र से पास नहीं होता, हमारा संधारित्र DC को पास नहीं होने देता। तो उच्च आवृत्तियों पर जो संधारित्र का प्रतिघात रहता है वो कम होता है और संधारित्र उन्हें पास कर देता है। तो इस तरीके से जो ट्रांसफार्मर होता है यह वह युक्ति रहती है जो क्या रहती है, जो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, अर्थात जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल पर काम करती है।
यह केवल क्या करती है, AC पर कार्य करती है, DC पर कार्य नहीं करती है। तो इस तरीके से जो मल्टी स्टेज प्रवर्धक रहता है, इसमें जो कपलिंग हेतु अर्थात युग्मन हेतु मुख्य तौर पर ये 2 युक्तियाँ, अर्थात कौन कौन सी 2 युक्तियाँ, एक तो कैपेसिटर और एक ट्रांसफार्मर यूज की जाती है। तो मल्टी स्टेज प्रवर्धकों में जो हमारा मल्टी स्टेज प्रवर्धक रहते हैं, उसमें युग्मन की अगर प्रोसेस की बात करें या युग्मन के टाइप्स की बात करें तो ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप है हमारा RC कपलिंग या RC युग्मन, दूसरा टाइप है हमारा ट्रांसफर कपलिंग या ट्रांसफार्मर युग्मन, तीसरा है हमारा डायरेक्ट कपलिंग या प्रत्यक्ष युग्मन। तो इस तरीके से ये हमारे 3 टाइप के मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स रहते हैं जिनका यूज हम करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, अर्थात मल्टी स्टेज प्रवर्धकों की आवृत्ति अनुक्रिया वक्र। तो किसी प्रवर्धक का कार्य जो रहता है वो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करने का रहता है, अर्थात कोई भी हमारा इनपुट सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ कम है तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का होता है। लेकिन जो प्रवर्धक रहता है, इसको प्राप्त जो निवेश संकेत है वो किसी इस विशेष आवृत्ति का नहीं होता, अर्थात इनपुट सिग्नल में जो आवृत्तियों की रेंज रहती है वो उसे हम क्या कहते हैं, उस पूरे परास को में से किसी भी आवृत्ति उस इनपुट सिग्नल में हो सकती है। तो जो एक रेंज रहती है उसमें से कोई भी आवृत्ति इसकी हो सकती है, अर्थात कोई भी आवृत्ति हो सकती है जो हमारे लिए उस सिग्नल की मिल रही है। तो जो हमारा, इसलिए हम क्या करते हैं, किसी प्रवर्धक के लिए जो आवश्यक है वह प्रत्येक आवृत्ति को समान रूप से प्रवर्धित करते हैं, अर्थात प्रवर्धक का विभिन्न आवृत्तियों पर लाभ ज्ञात करने के लिए हम आवृत्ति अनुक्रिया वक्र अर्थात कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो जो निवेश संकेत रहता है, इस निवेश संकेत की आवृत्ति और वोल्टता लाभ के बीच में खींचा गया ग्राफ हमारा आवृत्ति अनुक्रिया वक्र कहलाता है। चूँकि जो आवृत्ति रहती है, आवृत्ति की बहुत बड़ी सीमा के लिए ग्राफ खींचा जाता है, तो इसके लिए हम सेमी लॉग ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। और ग्राफ पेपर में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अर्थात एक्स एक्सिस पर हम जो रखते हैं वो हमारा क्या रखते हैं, आवृत्ति रखते हैं, और वाई एक्सिस पर हम वोल्टेज लाभ रखते हैं, वोल्टेज लाभ को लेकर ग्राफ खींचते हैं। तो इस तरीके से जो किसी प्रवर्धक के हम आवृत्ति अनुक्रिया वक्र से यह स्पष्ट कर सकते हैं कि विभिन्न आवृत्तियों पर क्या है, प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ कितना है और आवृत्ति की किस रेंज के लिए इस प्रवर्धक को प्रयोग करना उचित है, अर्थात आवृत्ति की किस रेंज के लिए हम इस प्रवर्धक को प्रयोग करने पर क्या है, हम संतोषजनक अर्थात जो हम इच्छित वोल्टेज लाभ चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा मल्टी स्टेज प्रवर्धक रहता है, तो मल्टी स्टेज प्रवर्धक में विभिन्न कपलिंग डिवाइसेस लगाने के कारण क्या है, विभिन्न प्रकार के मल्टी स्टेज प्रवर्धकों के जो आवृत्ति अनुक्रिया वक्र रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, भिन्न होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी प्रत्येक कपलिंग स्कीम रहती है, प्रत्येक कपलिंग स्कीम के आवृत्ति अनुक्रिया वक्र का अध्ययन करना हमें महत्वपूर्ण होता है। तो आगे हम विभिन्न कपलिंग स्कीम्स के परिपथ को और उनके घटकों के महत्व को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और उनके आवृत्ति अनुक्रिया वक्र के बारे में बात करेंगे। तो आप तक आज के टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ कपलिंग और डेसिबल्स के बारे में पढ़ा था। अगले लेक्चर में हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे रेजिस्टेंस कपलिंग, कैपेसिटेंस कपलिंग या RC कपलिंग, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप का कपलिंग टाइप रहेगा। तो एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं और रिवीजन करके समझने की कोशिश करते हैं।